हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ एंड मस्त होंगे और आज फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस पे। मैं आज बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पे बिहार बोर्ड क्लास 10th से संबंधित जितने भी तैयारी है, विषय हैं, सभी विषयों की तैयारी करवाई जाती है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे प्लेलिस्ट में मैथ का जितना भी वीडियो है अभी दे दिया गया है, जिससे आप लोग अपनी मैथ की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूँ जो साइंस का एक चैप्टर है, मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार। तो उससे 80 सवाल जो है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, 80 सवाल लेकर आ चुका हूँ इस वीडियो में। तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपनी तैयारी में सहयोग लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आया हूँ। मानव नेत्र के किस भाग पर मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी रेटिना या दृष्टिपटल पर। रेटिना या दृष्टिपटल पर। रेटिना या दृष्टिपटल पर जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है। दूसरा नंबर में कह रहा है तारों का टिमटिमाने की व्याख्या सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है ना, तारे किस सिद्धांत पर टिमटिमाते हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर है, अपवर्तन के सिद्धांत पर। अपवर्तन के सिद्धांत पर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल क्या कर रहा है तीसरा नंबर में, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है? ठीक है ना, नेत्र लेंस की अगर फोकस दूरी बढ़ जाती है यानी कि दूरी अधिक हो जाती है, जिससे कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है? तो आप कहिएगा सर इससे जो है दूरदृष्टि दोष हो जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कर रहा है। 4 नंबर में सवाल है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, तो आप कहिएगा सर कैसा होता है? तो बच्चों नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट, वास्तविक उल्टा तथा हमेशा छोटा होता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में कौन सा रोग हो जाता है बच्चों? तो आप कहिएगा कि सर इसका तो बहुत आसान है कि दूर दृष्टि दोष हो जाता है। निकट की वस्तु नहीं दिखे तो दूर दृष्टि दोष, दूर की वस्तु नहीं दिखे तो निकट दृष्टि दोष। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह रंग कौन सा है? आप कहिएगा सर बैंगनी रंग जो है सबसे अधिक विचलित होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को क्या कहते हैं? तो आप कहिएगा सर अपने आप जो आँख का फोकस दूरी बदल जाता है, घटता और बढ़ता रहता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं समंजन क्षमता। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वां नंबर में कह रहा है जरा दूर दर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? जरा दूर दर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो इसका जो है नहीं कभी दूर दिखाई देता है, नहीं नज़दीक में भी दिखाई देता है। तो इसके लिए आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस। ठीक है ना, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है।
9वां नंबर में कह रहा है एक एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः कितना होना चाहिए। तो निकट और दूर कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, जी नहीं, ऑप्शन नंबर सी गलत होगा, ठीक है। कम से कम ऑप्शन नंबर डी इसका सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होना चाहिए। 25 cm एवं अनंत होना चाहिए। 25 cm एवं अनंत। 25 cm से इन्फिनिटिव यानी अनंत तक होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो कहाँ परिवर्तित होती है? तो आप कहिएगा सर सिलियरी पेशियों द्वारा। किसके द्वारा? सिलियरी पेशियों द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा, सिलियरी पेशियों द्वारा, ठीक है ना। चलिए 11 नंबर में क्या कह रहा है? 11 नंबर में सवाल कह रहा है जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। तो आप कहिएगा सर कि जो आँख दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है उस आँख में हो जाता है निकट दृष्टि दोष, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद 12 नंबर में क्या कह रहा है? 12 नंबर में कह रहा है किस दृष्टिदोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? किस दृष्टिदोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? निकट दृष्टिदोष में, बी में दिया है दूर दृष्टिदोष में, सी में जरा दूरदर्शिता में, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष में, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 13 नंबर, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। चलिए नेत्र की समंजन क्षमता जब कम हो जाता है ना तो उसमें जरा दृष्टि दोष हो जाता है। कभी दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है, कभी नज़दीक की वस्तु भी नहीं दिखाई देता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? चंद्रमा पर खड़े यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो आपको तो ये पहले से 7वीं 8वीं क्लास में मिल चुका होगा। ये जो है काला दिखाई देता है। काला कैसा दिखाई देता है? काला। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए 15 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? अरे यार ये तो बहुत ही आसान सवाल है। आप कहिएगा सर हम तो इसको चुटकियों में उड़ा देंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 रंगों के मेल से जो है श्वेत रंग बनता है, ठीक है ना। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 नंबर में कह रहा है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? अरे वाह, ये तो अधिकतम लाल का होता है जी। लाल का, यानी लाल जो है प्रकाश ऐसे जब चलता है तो लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। चलिए लाल प्रकाश सबसे पहले पहुंच जाता है, ठीक है ना। 16 नंबर क्या कह रहा है? 16 नंबर 17 नंबर में देख लेते हैं, ठीक है। 17 नंबर है इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश का परावर्तन पर, 2 नंबर में दिया है प्रकाश का अपवर्तन पर, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर, और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित रहता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित रहता है, ठीक है ना। चलिए 18 नंबर सवाल देख लेते हैं। 18 नंबर में सवाल क्या कह रहा है? जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता उस दोष उसमें आँख में, तब आँख में कौन सा दोष हो जाता है मालूम है ना आपको? दूरदृष्टि दोष हो जाता है। दूरदृष्टि दोष हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका दूरदृष्टि दोष करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना।
19 नंबर में देख लेते हैं। 19 नंबर में कह रहा है किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। कोलाइडी विलयन से जब प्रकाश होकर के निकलता है ना, तो उसको कहा जाता है टिंडल प्रभाव। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कहिएगा कि सर टिंडल प्रभाव, किसी कोलाइडी विलयन का मतलब होता है एक प्रकार का घोल है, और जब उससे प्रकाश होकर के प्रकीर्णित होता है ना, तो उसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए 20 नंबर सवाल क्या कर रहा है, सामान्य मानव नेत्र को, सामान्य मानव नेत्र की दूर बिंदु कितना होना चाहिए, सामान्य मानव नेत्र की दूर बिंदु कितनी होनी चाहिए। तो इसका तो कहिएगा सर हम लोग 20-25 सेंटीमीटर तो देख ही नहीं सकते हैं कम से कम, इसलिए अधिक से अधिक हम लोग अनंत पर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, हम लोग अनंत तक देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। 21 नंबर सवाल में देख लेते हैं क्या कह रहा है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा रहता है जी। तो आप कहिएगा सर अवतल लेंस लगा रहता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवतल लेंस। ठीक है। चलिए 21 नंबर में, 21 नंबर में कह रहा है 22 नंबर में कह रहा है, सॉरी 22 नंबर में, 21 हम लोग देखे हैं ना निकट से चश्मे। ठीक है। 22 नंबर में क्या कह रहा है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, मानव नेत्र में पहले से ही हम लोग के नेत्र में कौन सा लेंस लगा रहता है जी। तो आप कहिएगा सर पहले से हम लोग के नेत्र में लगा रहता है उत्तल लेंस। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, उत्तल लेंस। ठीक है ना। इसके बाद 23 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, 23 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, 23 नंबर सवाल में कह रहा है कि निम्न में से किस दृष्टि दोष में, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है, धुंधला अपारदर्शी हो जाता है, धुंधला अपारदर्शी हो जाता है, धुंधला अपारदर्शी होता है ना। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी मोतियाबिंद जिसको कहा जाता है, जिसको मोतियाबिंद, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, मोतियाबिंद। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, स्पेक्ट्रम जो है किससे हम लोग प्राप्त करते हैं, तो प्रिज्म से प्राप्त करते हैं। प्रकाश के सातों रंगों को जो है स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। ठीक है। तो उस स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या चीज़ से प्राप्त करते हैं जी। तो आप कहिएगा सर जब हम लोग प्रिज्म लगा देते हैं, जब हम लोग प्रिज्म लगा देते हैं तो इससे जो है हमारे स्पेक्ट्रम यानी श्वेत रंग जो है प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल है स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का विचलन झुकाव कम होता है। ठीक है। आप कहिएगा सर लाल जो है ना, स्पेक्ट्रम में ऐसे जब प्रिज्म बना दिया जाता है और इसमें से जब ऐसे रंगों को प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को भेजा जाता है जब वाइट लाइट को, तो सबसे ऊपर जो है रेड होता है और सबसे नीचे क्या होता है, अल्ट्रावायलेट किरण यानी बैगनी होता है, बैगनी होता है। ठीक है ना। चलिए तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, लाल। ठीक है ना। सबसे कम होता है इसका झुकाव। ठीक है। 26 नंबर में क्या कह रहा है, 26 नंबर में सवाल कह रहा है दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। तो दूर दृष्टि, दीर्घ मिस दूर होता है, तो दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसके बाद अगला सवाल है प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। तो आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि प्रिज्म से जो है, अगर प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को हम लोग 7 भागों में जब बांटते हैं, श्वेत प्रकाश को 7 भागों में जब बांटते हैं तो इसको कहा जाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल जो है कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। अभी पिछला एक क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं कि बैंगनी का जो है सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए 29 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, इसके पीछे कारण क्या है। ठीक है, कारण पूछ रहा है, तो बताइए आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। जल्दी से कमेंट कीजिए, कमेंट में लिख दीजिए क्या होता है। तो सभी लोग कमेंट में लिखेंगे आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। ठीक है, चलिए आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रतीत होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए आगे अगला सवाल क्या कर रहा है, आँख व्यवहार होता है, आँख व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह। पिछला एक क्वेश्चन में दिखाया भी है कि आँख जो है उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। ठीक है, आँख में उत्तल लेंस लगा रहता है। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। बहुत ही आसान सवाल है। उसी समय से जो है वर्ण विक्षेपण प्रकाश का हम लोग कर रहे थे एक प्रिज्म से। ऐसे तो हम लोग यहाँ पेज पे इसको ऐसे बनाते हैं, लेकिन इसमें कितना सतह होता है पूछ रहा है, इसमें कितना सतह होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो 5 सतह होते हैं सर। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह वस्तु किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। ठीक है, तो रेटिना के पीछे जब प्रतिबिंब फोटो बनने लगता है तब वह उस व्यक्ति को कहेंगे कि इस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो चुका है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसे दूरदृष्टि दोष हो जाता है जब प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगता है तो उसे दूरदृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है सर। आप कहिएगा कि सर इसे कोलाइड विलयन कहा जाता है, कोलाइड विलयन कहा जाता है, कोलाइड विलयन कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला सवाल क्या कह रहा है, नेत्रगोलक का व्यास लगभग होता है, नेत्रगोलक का व्यास लगभग होता है। तो नेत्रगोलक, नेत्रगोलक जो इस प्रकार का होता है नेत्रगोलक, उसका व्यास यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये पार्ट्स जो है कितना होता है। ठीक है ना, तो आप कहिएगा सर ये लगभग 2.3 तक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 2.3 cm तक हो जाता है नेत्र के गोलक का व्यास। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विद्युत सिग्नल और विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, तो प्रकाश सुग्राही। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। प्रकाश सुग्राही जो है विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है, जिससे हम लोग को बॉडी को जो है देखने की क्षमता प्राप्त होती है। ठीक है ना, विद्युत सिग्नल प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 36 नंबर में। 36 नंबर सवाल है, सिग्नलों की व्याख्या, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, तो आप कहिएगा, आप कहिएगा 36 नंबर में सवाल है, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, तो आप कहिएगा सर मस्तिष्क में होता है। कोई भी काम हमारे शरीर में जब होता है तो हमारे मस्तिष्क को इसका खबर पहुंचता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। आप कहिएगा सर हम लोग इसको तो पहले ही पढ़ चुके हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं क्या है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। आप कहिएगा सर इसका ऑप्शन में दिया है परितारिका, अभिनेत्र लेंस, रेटिना पटल, नेत्र पटल और रेटिना। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर
ए आपको सही होगा, परितारिका हो जाएगा। परितारिका, परितारिका इसके पुतली के साइज को परितारिका जो है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, जो क्या करता है उसको नियंत्रित करता है। ठीक है ना। 39 नंबर सवाल क्या कह रहा है, आँख की पुतली, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है, तो परिवर्ती द्वारक की भांति, परिवर्ती द्वारक की भांति, इसको याद रखना होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है, आँख की पुतली हमेशा परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। ठीक है। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, तो उसे क्या कहते हैं। तो ये तो पहले से आपको मालूम ही होना चाहिए। कॉर्निया के पीछे जो संरचना होती है उसको हम लोग परितारिका क्या कहते हैं, परितारिका, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 41 नंबर सवाल क्या कह रहा है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। तो इसमें कहिएगा कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, यानी जब नेत्र की गोलाई जब इतना से इतना हो जाती है, जब गोलाई बढ़ जाती है, तो उस स्थिति में निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने लगते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। तो किसी आंख में जो है निकट दृष्टि दोष हो गया है, जिसे दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, तो उस स्थिति में अपने दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आप किस लेंस का प्रयोग करेंगे। तो आप कहिएगा सर अगर निकट दृष्टि दोष हो जाए तो हम जो है उसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, अवतल लेंस। अवतल लेंस जो है उसमें लगा देंगे। ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 43 नंबर में कह रहा है आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। अगर हमारे आँख में अचानक जो है अधिक प्रकाश प्रवेश कर जाता है या फिर कम प्रकाश प्रवेश कर जाता है, तो उस स्थिति में प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है, तो आप कहिएगा कि सर परितारिका उसको नियंत्रित करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए परितारिका क्या होगा, परितारिका। ठीक है। चलिए इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, यानी हमारे आँख में जितने भी प्रकाश प्रवेश करते हैं उन तो अपवर्तन तो बहुत सारे पार्ट्स में होता है, लेकिन कौन ऐसा पार्ट्स है जिसमें सबसे अधिक अपवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर ये गलत है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होगा। ठीक है। 45 नंबर में क्या कर रहा है सवाल, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। मंद प्रकाश में जब प्रकाश कम होता है तो हमारी आँख की पुतली फैलती है, जिसे धीरे धीरे फिर अंधेरा में भी दिखाई देने लग जाता है। तो इसमें जो है परितारिका, परितारिका जो है पूर्ण रूप से फैल जाती है, जिससे हम लोग को कम दिखाई देने लगता है और धीरे 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 जो है दिखाई देना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। तो इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अगला नंबर सवाल है 46 नंबर में, कह रहा है नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं निकट की वस्तु को। जब आँख जो है, आँख का जो गोलक है जब पूरी तरह से गोल हो जाता है, तो केवल हम लोग नज़दीक के वस्तु को, नियरेस्ट वस्तु को ही देख पाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। 47 नंबर में कह रहा है कि वस्तु को हटा लेने के बाद, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है। यानी हमारे आँख के सामने से जब कोई वस्तु जल्दी से गुजर जाता है तब भी उसका चित्र हमारे माइंड में रहता है, यानी कि हमारे आँख के
पुतली पर, रेटिना पर बना रहता है कितना देर तक, ठीक है ना। तो आप कहिएगा कि 1/10 सेकेंड तक, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 1/10 सेकेंड तक उसका चित्र जो है हमारे आंखों तक बना रहता है, ठीक है। 48 नंबर में कह रहा है दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है। दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आप कहिएगा सर चलचित्र प्रक्षेपण में, जब सिनेमा चलाया जाता है ना, तो उसी में दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। सभी जगह से लाइट को ऑफ कर दिया जाता है और कम लाइट पे ही सिनेमा को चला लिया जाता है, जिसको दृष्टि निर्बंध कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है। कॉर्निया के पीछे क्या रहता है जी। तो कॉर्निया के पीछे हमेशा परितारिका रहता है। क्या रहता है, परितारिका, परितारिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, परितारिका। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। आयु में जब एकाएक वृद्धि हो जाता है, हम लोग वृद्धावस्था में आ जाते हैं मानव, तो मानव नेत्र में जो है समंजन क्षमता घट जाती है, यानी अचानक अंधेरा होने पर दिखाई नहीं देता है और अचानक लाइट अधिक होने पर आँख जो है चकमकाने लगता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो आप कहिएगा सर इसका तो लग रहा है जरा दृष्टि दोष होना चाहिए, क्योंकि पहले हम लोग पढ़े हैं जरा दृष्टि दोष, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए 51 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 51 नंबर में कह रहा है कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है। कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है, यानी कि पूरा तरह से जब नेत्र गोल नहीं हो पाता है तो देखने में हमें समस्या होती है, तो इसे हम कहते हैं अबिंदुकता। बिल्कुल गोल हो ही नहीं पाता है ना, तो इसको अबिंदुकता कहते हैं। इसमें कोई भी पदार्थ बिल्कुल दिखाई ही नहीं देता है। ऑप्शन नंबर ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर है 52 नंबर सवाल, कह रहा है कि अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है। कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को अबिंदुकता हो जाती है तो उसमें किस प्रकार का लेंस लगना चाहिए। तो इसमें जो है बेलनाकार लेंस लगना चाहिए, बेलनाकार लेंस लगना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, अरे ये तो गलत है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद जो है सवाल क्या कर रहा है 53 नंबर में कर रहा है दोष रहित नेत्र 25 cm और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, ठीक है जी। इसके बीच की दूरी को कहते हैं, तो हमारा जो स्वस्थ बिना दोष का जो है नेत्र है, तो 25 cm कम से कम 25 cm और अधिक से अधिक अनंत की वस्तु को देख पाता है। तो दोनों के बीच की इस दूरी को क्या कहते हैं, 25 cm और अनंत के बीच के इस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं दृष्टि परिसर। यानी जितना के परिसर में हम लोग का आँख देख पाता है ना, तो इसी दूरिया को क्या कहते हैं, दृष्टि परिसर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 54 नंबर सवाल क्या कह रहा है देख लेते हैं, ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर भटक गया तो समझिए कि मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार से ऑब्जेक्टिव से पत्ता कट जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। आपकी क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ते होंगे, इसको कॉम्पिटिटिव वाले लोग भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन में भी इस मैथ्स को पूछा जाता है, अरे ये क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव को पूछा जाता है, ठीक है ना। 54 नंबर में क्या कह रहा है, 54 नंबर में सवाल कह रहा है मानव नेत्र 2 है अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा। मानव नेत्र 2 है अतः इनका दृष्टि क्षेत्र, हमेशा मैथ पढ़ाते पढ़ाते
मैथ ही निकल जाता है। मानव नेत्र 2 है, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा, क्या होगा जी? तो मानव नेत्र अगर 2 है ना, तो इसका दृष्टि क्षेत्र 180 डिग्री होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा 180 डिग्री। ठीक है ना? चलिए, इसके बाद 55 नंबर में क्या कह रहा है सवाल? 55 नंबर में कह रहा है दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। तो आप कहिएगा सर ये तो बहुत ही आसान है, बार बार पूछा जा रहा है। तो आप कहिएगा सर ए नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। दूर की वस्तुओं को, दूरदृष्टि वाली यानी दूरदृष्टि जिस नेत्र में हो जाती है ना, वह निकट की वस्तु को नहीं देख पाती हैं, अर्थात दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अगला सवाल 56 नंबर में क्या कह रहा है? 56 नंबर में सवाल है दीर्घ दृष्टि दोष होने का कारण क्या है? दूर दृष्टि दोष होने का कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। फोकस दूरी जब अत्यधिक हो जाता है ना, तो क्या हो जाता है? दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना? 57 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 57 नंबर सवाल कह रहा है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है। तो दोस्तों इसको जो है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है। तो क्या परिवर्तित किया जाता है जी? तो आप कहिएगा सर इसमें पक्षमाभी द्वारा। किसके द्वारा? पक्षमाभी द्वारा। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 58 नंबर में क्या कह रहा है? 58 नंबर सवाल कर रहा है रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है विद्युत सिग्नल में। किस में परिवर्तित कर देता है जी? विद्युत सिग्नल में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? इसके बाद 59 नंबर सवाल क्या है देख लेते हैं। ठीक है, चलिए 59 नंबर में नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? ठीक है, यानी नेत्रदान यानी नेत्र एक से निकाल करके दूसरे जब व्यक्ति को दे दिया जाता है, इसको नेत्रदान कहा जाता है। तो कितने आयु सीमा होना चाहिए? तो इसमें से सभी किसी भी उम्र के व्यक्ति जो है अपना नेत्रदान कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी उम्र के व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए इसके बाद जो है 60 कह रहा है सवाल कि 60वां नंबर सवाल है ना, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? नहीं तो नेत्र भी चला जाएगा, नेत्र खराब हो जाएगा। ठीक है ना? तो मृत्यु के कितना देर बाद नेत्र भी जीवित रहता है, इसको देख लिया जाए। ठीक है ना? तो 4 से 6 घंटे तक नेत्र जो है जीवित रहता है मृत्यु के बाद भी। ठीक है ना? तो इसको हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। 4 से 6 घंटे के भीतर जो है नेत्र को निकाल लेना चाहिए, नहीं तो नेत्र का भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना? अगला सवाल है 61 नंबर में, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही होना चाहिए, क्योंकि बी और सी मधुमेह का रोगी जिससे नेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मधुमेह किसी को रहता है जिससे नेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और सी में कह रहा है कि दम्मे का रोगी, इससे भी नेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए बी एवं सी दोनों व्यक्ति जो है नेत्रदान कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए 61 नंबर में क्या कर रहा है सवाल, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? ये कहिएगा कि सर ये तो बहुत ही आसान सवाल पूछ दिया है। तो ये जो है सी इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट, लाल रंग का सिग्नल में, खतरे का सिग्नल में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद सवाल है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है, ठीक है ना, जब श्वेत प्रकाश
प्रिज्म से होकर गुजरता है तो क्या होता है? तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है, तो चलिए इसमें देख लेते हैं। सबसे नीचे जो विचलित होता है यह क्या होता है जी? तो आप कहिएगा सर ये तो नीला होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, पहले भी इस सवाल को बता चुके हैं। अगला सवाल क्या है? 64 नंबर में कह रहा है प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? हमारे आँख के सबसे बाहरी भाग में एक झिल्ली लगा रहता है जिसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉर्निया। नेत्रपटल, परितारिका, पुतली नहीं होगा, कॉर्निया करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कॉर्निया जो है करेक्ट होगा। इसके बाद अगला सवाल है प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है, इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन क्या होता है? अभी अभी इस सवाल को भी बताए हैं। प्रिज्म से होकर जब श्वेत प्रकाश जब गुजरता है तो कह रहा है कि 7 रंगों विक्षेपित हो जाता है, इसमें से लाल रंगों के प्रकाश का विचलन क्या होता है जी? तो आप कहिएगा सभी रंगों से कम होता है, क्योंकि लाल रंग जो है ना सबसे ऊपर रहता है और अल्ट्रावायलेट जो है यहाँ सबसे नीचे रहता है। वायलेट जो है सबसे नीचे रहता है। ठीक है ना, चलिए इसलिए इसमें जो है ना आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 66 नंबर में सवाल है, 66 नंबर में सवाल है चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? यानी चूजे जो है मुर्गी के बच्चे को कहा जाता है, तो इसमें कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? शंकु कोशिकाएं इसमें नहीं होती है। ठीक है ना, शंकु कोशिकाएं इसमें नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शंकु कोशिकाएं। ठीक है ना, चलिए शंकुआकार कोशिकाएं नहीं होती है। अगला सवाल है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, यानी सूर्योदय जब होता है तब भी सूर्य का गोला दिखता है और सूर्यास्त जब होता है तब भी सूर्य का एक बहुत बड़ा गोला दिखता है। तो किसके कारण दिखता है? तो कह रहे कैसा दिखता है सूर्य का गोला? तो आप कहिएगा सर वह तो बहुत चपटा दिखता है, बहुत चपटा और बहुत ही बड़ा भी दिखाई देता है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना, चपटा दिखता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य। इसके बाद 68 नंबर सवाल में क्या है देख लिया जाए। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? बैगनी के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैगनी के लिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, इसके बाद 69 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 69 नंबर में कह रहा है लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होता है? यानी लाल एक गुलाब रख दिया जाए और इसको हरे प्रकाश से देखा जाए तो यह कैसा दिखाई देगा? यानी लाल और हरा जब प्रकाश मिला दिया जाता है तो प्रकाश कैसा बन जाता है? तो यह काला बन जाता है। क्या बन जाता है? काला बन जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, काला। ठीक है, चलिए इसके बाद 70 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 70 नंबर में कह रहा है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? ठीक है, तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो है हम कहेंगे कि लाल भी होता है, उसके बाद नीला होता है और उसके बाद हरा होता है। तो आप कहिएगा सर यही प्राथमिक वर्ण क्यों कहलाता है? तो मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि इसको प्राथमिक वर्ण इसलिए कहा जाता है कि जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को जब विक्षेपित किया जाता है तो सबसे पहले यही तीनों रंग होता है, बैजानिया पिनाला, यानी हरा और नीला।
ठीक है, सबसे ऊपर लाल, हरा और नीला, ठीक है ना, इसीलिए इसी को प्राथमिक वर्ण कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा जी, ठीक है ना। चलिए इसके बाद 71 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, 71 नंबर में कह रहा है पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल आ गया सर कि यह जो होता है 2.5 cm होता है, 2.5 cm होता है। इसको सब्जेक्टिव में निकाल करके ऑफलाइन में बताया गया है, ऑनलाइन में भी बहुत जल्द इसको बता दिया जाएगा, ठीक है, 2.5, ठीक है। अगला नंबर सवाल यानी 72 नंबर क्या कह रहा है, अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, अति सूक्ष्म कण किस प्रकार के किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, ठीक है ना। तो यह जो है सबसे अधिक विचलित होने वाला प्रकाश जो है, सबसे ऊपर तो लाल होता है लेकिन सबसे नीचे जो है वैलेट होता है, बैगनी होता है। इसलिए प्रकाश ये कण जो है, ये कण जो है, ऐसा जो कण होता है किसको प्रकीर्णित करते हैं, प्रकीर्ण करते हैं। तो आप कहिएगा सर नीला जो है सबसे कम चलता है, इसलिए नीला होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, नीला को सबसे अधिक प्रकीर्णित करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश के लिए आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा, तो निर्गत कोण का मान क्या होगा। आप कहिएगा सर एल आई के बराबर होगा, एल आई के बराबर होगा, यानी कोण आई बराबर कोण ऐसे जब गुजरता है अपवर्तन कोण प्रिज्म से जब गुजरता है ना, तो यहाँ एल आई इसको इधर कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ से जब गुजरता है तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा, एल आई के बराबर होता है, एल आई के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल क्या कर रहा है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। सूर्य जो है पहले ही अस्त हो चुका रहता है, लेकिन हम लोग को ऊपर जो है प्रतीत होता है, जिसे इसको वास्तविक कहते हैं और इसको काल्पनिक सूर्यास्त कहते हैं, ठीक है। तो कितना देर का फर्क होता है हम लोग को केवल प्रतीत हो पाता है प्रकाश के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, लेकिन जब यहाँ से हम लोग देखते हैं तो सूर्य यहाँ दिखाई देता है, लेकिन सूर्य वास्तव में यहाँ होता है, नीचे की ओर होता है, ठीक है ना। तो इसमें कितने देर का फर्क होता है, तो आप कहिएगा सर कितना अधिक का होना चाहिए, यानी कम से कम 2 मिनट का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 75 नंबर सवाल में कह रहा है उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। तो आप सभी लोग सुबह में जब जगते होंगे तो देखते होंगे कि जब सूर्य उदय होता है ना और सूर्य जब अस्त होता है तो दोनों ही समय में सूर्य कैसा दिखाई पड़ता है जी, आप कहिएगा सर जी लाल दिखाई देता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 76 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, 76 नंबर में कह रहा है ए को ऐसे करके जब ऐसे ऊपर करते हैं ना तो इसको एंगस्ट्रॉन पढ़ते हैं, ठीक है ना, एंगस्ट्रॉन पढ़ते हैं। तो एंगस्ट्रॉन का मान कितना होता है, जब आपको सब्जेक्टिव में पढ़ाया जाएगा तो एंगस्ट्रॉन का मान कैसे निकाला जाएगा इसको भी हम अवश्य बता देंगे, ठीक है। तब तक मैं एंगस्ट्रॉन का मान आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि एंगस्ट्रॉन का मान 10 - 10 m होता है, ये माइनस नहीं है, 10 से 10 m तक होता है, इससे अधिक नहीं होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। 77 नंबर सवाल में देख लेते हैं, ठीक है। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, यानी जब प्रिज्म से हम लोग श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में जब बांटते हैं, सभी नीचे की ओर जब आती है प्रकाश 7 रंगों में
जब बांट दिया जाता है तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? आप कहिएगा सर हम लोग उसी समय से इसी चीज़ को पढ़ते आ रहे हैं कि इसको जो है वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसको प्रिज्म जब श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांटती है ना, तो उसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है ना? चलिए 78 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 78 नंबर सवाल में कह रहा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से, यानी नेत्र लेंस जो है उत्तल लेंस जब रहता है तो इसकी फोकस दूरी यानी कि यहाँ होना चाहिए लेकिन यहाँ हो जाता है फोकस दूरी, तब इसे कौन सा दोष कहा जाता है जी? आप कहिएगा सर ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना? अगला सवाल क्या कह रहा है 79 नंबर में? 79 नंबर सवाल कह रहा है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? पीछे वाला तो पढ़ चुके हैं, अब किस दृष्टि दोष में आगे बनता है? ठीक है, तो इसका जो है निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष में जो है ना, निकट दृष्टि दोष में जो है ना वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है। ठीक है ना? रेटिना के आगे बन जाता है। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, चलिए इसके बाद लास्ट सवाल जो है, अंतिम सवाल पे हम लोग आएंगे। कह रहा है 80 नंबर जो सवाल है, 80 नंबर सवाल जो है कह रहा है नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता, शायद स्क्रीन पे नहीं भी आ रहा होगा यह सवाल, तो इसको थोड़ा सा अपने से आवाज़ से सुनकर कम से कम कंप्लीट कर लीजिएगा। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की जब समंजन क्षमता कम हो जाता है, नेत्र की समंजन क्षमता जब कम हो जाता है ना, तो होता है क्या? इसको वर्णांधता कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता, इसको ऐसे ही सुन करके याद रखिएगा। ठीक है ना? वर्णांधता, वर्णांधता कहते हैं। जब नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है तो इसको वर्णांधता कहते हैं। चलिए ये हुआ आप लोग को बिहार बोर्ड साइंस से जो फिजिक्स का आपका जो बुक है, फिजिक्स बुक से फिजिक्स का एक चैप्टर है मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, जो कि आपके बिहार बोर्ड में सबसे अधिक बार पूछा गया है सवाल, और 2025 में ये सभी सवाल आने की संभावना है। ये सभी ऑब्जेक्टिव सवाल जो है आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि 2025 में आपके बहुत काम आने वाले हैं ये सवाल। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को जितना से जितना अधिक से अधिक हो सके इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई चैनल पर नए हैं जो मेरे वीडियो को अभी देखे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।